स्पेकुलेशन ये भी है कि कमांडर कुलभूषण यादव बेसिकली डबल क्रॉस कर रहा था और इसीलिए इंडियंस ने उनको डिसोन किया है और हमारे गले में उसको डाल दिया गया है कि अच्छा आप भी तो इससे बेनिफिट ले रहे थे मुबैना तौर पे, तो आप इसको संभालें। ये दो इस वक्त मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे साथ राव साहब मौजूद हैं और राव साहब जो हैं वो हमें असल सूरत हाल तक रहनुमाई करेंगे। सर, क्या कमांडर कुलभूषण यादव का इशू है जी? मतलब पॉलिटिकली हमने जब अपोजिशन में थे उसको इतनी हाइप दे दी, अब हम पीछे हुए हैं, हमारी हुकूमत जो है ये किस तरीके से वो अपील कर ले और हमारी जान छोड़ दे, बल्कि वो तो कोर्ट हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि क्या हर्ज है भारत से ताल्लुकात के लिए उसको वापस कर दिया जाए? देखें जी, सस्टेन्ड पॉलिसी नहीं है हमारी किसी भी मामले में, और ये क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसमें मुझे लगता है कि ज़िग-ज़ैग तरीके से हम चल रहे हैं। कुलभूषण यादव जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसने कराची में और बलूचिस्तान में बेइंतहा दहशतगर्दी करवाई है और बहुत से उसने मासूम पाकिस्तानी जो हैं उनको मरवाया है, कत्ल करवाया है, इसमें तो कोई नहीं। वो इसके बाद जब वो पकड़ा गया है, जो वो पटेल बन के यहाँ आया हुआ था, और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पटेल जो है गुजरात की एक कौम है और ये पटेल जो हैं ये बुनियादी तौर पे एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। कुलभूषण यादव का एक एंगल हमारे यहाँ बहुत कभी नज़रअंदाज किया जाता है कि उसकी एक सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ी इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज में, क्योंकि वहाँ का अजय देवल जो है उसके साथ उसकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी मौजूद है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा बज़िद थे इसको रिहाई करवाने में। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारी तरफ से वकील गए थे, उनके आर्गूमेंट्स देखें और जो उस तरफ से वकील आए थे उनकी प्ले देखें आप। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इनको आप फांसी ना दें, उनको कहा था कि आप इन्हें आज़ाद कर दें। बहरहाल जो हमारे वकील थे, मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझता, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके। मैं वो एवरेज लेवल के, उनका नाम था खावर कुरैशी, लेकिन आप उनके बारे में कोई ऐसी बात ना कहिएगा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं आपको मालूम नहीं है कि उनका तकर्रर किसने करवाया था और सीने पे हाथ मार के कहा था कि मैंने करवाया उसको। मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई डिस्कस ना, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि वो इस अहलियत के नहीं थे। ठीक है, हुआ ये कि वहाँ से ऑर्डर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये आया कि जनाब ये बंदा फांसी नहीं होगा, इसको फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन रिहाई भी नहीं होगी, रिहाई नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब उसके अंदर जब हम कोर्ट में चले जाते हैं तो कन्वेंशंस हैं जिसके अंदर हम काउंसलर असेस देने के पाबंद हैं, और वो कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है हमारे ऊपर कि हमने उसे हर सूरत में काउंसलर लेवल के अंदर उनके वालिदैन को, बीवी को, बच्चों को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, उन तक एक बात उनसे करवानी है। जो पहली मुलाकात हुई है फॉरेन ऑफिस के एक बॉक्स के अंदर जिसे खुसूसी तौर पे बनाया गया था, उसके बाद इंडिया के अंदर रिएक्शन बहुत हुआ था और इंडियंस ने कहा था कि ये हमारी इंसल्ट है कि इस तरह एक बूढ़ी औरत, उनकी वालदा थी उस आदमी की, कि जी उसको जूते उतरवाए वगैरह वगैरह वगैरह। उससे निकलते हुए अब ये है कि जब हम एक चीज़ को हाइप लेके इतना ऊपर ले गए हैं तो अब कोई नेचुरल तरीका नज़र नहीं आ रहा कि उस हाइप को हम लॉजिकल एंड तक पहुंचा सकें। नामुमकिन बात है। बिल्कुल ठीक है। हम प्रोपेगेंडा वॉर में इतना आगे निकल गए हैं कि ब्लर्ड एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम जा चुके हैं। अब जो कुलभूषण है, कुलभूषण जो है वो सेकेंडरी हो गया है। अब दो मुल्कों के दरमियान एक ऐसी टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है जो बेमकसद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यानी ना हम उसे फांसी दे सकते हैं, ना हम उसे रिहा कर सकते हैं। तो अब जहाँ तक डबल एजेंट की बात की है, ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सिटिंग ऑफिसर्स जो हैं, मैंने उनमें बहुत कम देखा है कि डबल एजेंट्स हों, लेकिन ये ज़रूर बात है जो सामने आती है कि जो इंडिया के लिए काम करते हैं उनमें से 60 to 70% पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ये बॉर्डर एरिया के अंदर अगर आप सर्व किया हो आपने, तो वो 100% हमारी बातें उधर बताते हैं, उनकी बातें हमें बताते हैं। जी ठीक है। तो मैं इसको मेरी एक तालिब इल्म की हैसियत से राय है कि हमने इस मामले को बहुत हद तक मिस हैंडल किया है।
ایموشنلزم اس میں لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پریگمیٹیکلی ہمیں کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا کہ ہم اپنی پوزیشن جو ہے اسے مستحکم کرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ہم واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک شکست کا جو ہے وہ بہت لیبل بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارے اوپر لگتا ہے۔ ویسے تو کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو چکا اور کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ شکست کا احساس جو ہوتا ہے۔ بھٹی صاحب، یہ اس پہ تبصرہ کیے بغیر کہ وکیل صاحب جو تھے ممتاز بھٹی صاحب، وہ کون سے وکیل ہٹا کے کس نے اپوائنٹ کروائے تھے، اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی۔ انہوں نے ایسے ہی اس طرف بھی جاتے جاتے ایک پتھر پھینک دیا ہے، کسی کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی ہے ہم اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر چکے ہیں کہ نہ رہائی نہ اگلے بنتی ہے یا نگلے بنتی ہے۔ یہ میرا تاثر ہے، آپ کا کیا تاثر؟ نہیں رضوان صاحب، صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے۔ نمبر 1، اس کو ٹریپ کر کے پکڑا گیا۔ میں ذاتی طور پہ بہت ساری معلومات اس حوالے سے رکھتا ہوں جو کہ ظاہری بات ہے ٹی وی کے اوپر نہیں بتائی جا سکتی، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس کے اوپر کتنی محنت کی اور کہاں کہاں تک گئے اور کیسے کیسے جو ہے وہ ایویڈنس اس کے خلاف موجود تھے۔ اب رہ گئی بات کہ جی ہم نے اس کو اوور پلے کیا یا انڈر پلے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پہلی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی، وہ تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب رہ گئی بات کہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتی تھی، اور جو انہوں نے آن دا فلور اسٹیٹمنٹس دی تھی اس طرح کی، وہ کیوں دی تھی، یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر معاملہ چلا گیا اور وہاں سے ایک آ گئی ڈیسیژن، تو اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ بائنڈنگ ضرور، اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایک ممبر کے طور پہ باعزت طور پہ رہنا چاہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ بائنڈنگ ضرور ہوتی ہیں۔ اس کے بھی لیگل پروسیجر کافی بقایا ہیں، اور وہ لیگل پروسیجر بائی پاس کر کے آپ اس کو ٹانگ نہیں سکتے ہیں، لٹکا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ ایسا کریں گے، بھٹی صاحب جو ہمارے ہاں جو اس کا اگر ہم آئی سی جے میں نہیں بھی گئے ہوتے، ایون دین اس کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق تھا، ہے، اسے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے، اس کے بعد وہ ہمارے پریزیڈنٹ سے اپیل کر سکتا ہے۔ یہ تو ابھی پروسیجر ابھی اڈاپٹ ہونا ہے نا سر؟ یہ سارا پروسیجر اڈاپٹ ہونا ہے، اور دوسری بات کہ آئی سی جے میں ہم نے دیا گیا تھا، ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اپنا وکیل، اور جس طرح سے یہ سارے جو کلبوشن ایپیسوڈ ہے، اس میں رضوان صاحب صرف ایک چیز کام کی تھی کہ یور مونکیز ود اس، اس کا پکڑا جانا چاہیے، ایک کامیاب ایپیسوڈ تھی یا ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد اس کو ہم نے مس ہینڈل کیا۔ اس میں آپ کا ایک ورژن ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو زیادہ ہائی کریٹ کر دی گئی، میرا دوسرا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو اس طرح سے نہیں کھیلا گیا جس طرح انڈیا کے حق سے اگر اس طرح کی کوئی چیز چڑھتی تو وہ جیسے پلوامہ کو اس نے کھیلا ہمارے خلاف، جس طرح ممبئی کو کھیلا گیا، اس طرح سے ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں۔ اس کی ڈفرینٹ ریزن ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ممالک ہیں وہ آپ کی بات اس وقت سنتے ہیں جب ان کا آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے۔ جب امریکہ کا ہمارے ساتھ انٹرسٹ انوالو تھا، انہوں نے صرف نظر کیا، ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم بھی بنانے دیا، نیوکلیئر پرولیفریشن جو اس کو اپنا کیا کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں صرف نظر کی گئی ہم سے۔ اس وقت ان کے مفادات ہم سے وابستہ تھے، اور جب اب ان کے مفادات کا جو لیول آف اٹیچمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جا چکا ہے، اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ریجن کے اندر انڈیا کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے، اور نیوکلیئر کی ڈیل بھی انہوں نے ان کے ساتھ کی، تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ انڈیا کے لیے ہم سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی اپنی دیہڑی پہ جو ہے ان کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ملتا رہے اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتے رہیں، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان کا فوکس اب تبدیل ہے۔ تو اس کیس کو پاکستان کے حق میں اس طرح سے انٹرنیشنلی بھی سپورٹ نہیں ملی جس طرح سے مل سکتی تھی، حالانکہ یہ بڑا ایک اوپن کیس تھا، اس طرح سے اس کا یہاں پہ آنا، آپریٹ کرنا، اور یہ چیز ثابت ہو چکی تھی۔ خود انڈین سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ڈاکومنٹ شیئر کر دیے گئے تھے، جہاں پہ یہ رہتا ہے وہاں سے لوگوں کے جو ہے وہ اس کے بارے میں ویوز کہ یہ نیوی کا افسر ہے، یہ سارا کچھ انڈیا کے اندر جو ہے وہ سامنے
में आ गया था। गो के ऑफिशियली अभी तक वो इनकार करते हैं, वो इसको ताकत करार देते हैं। मगर अब देखें, हमारे पास लीगल बाइंडिंग जो मुल्क के अंदर है कानून, उसकी भी मौजूद है, और जो आईसीजे का फैसला है उसको भी बिल्कुल ही एक तरफ नहीं रखा जा सकता। एक प्रोसेस है, इसमें हमें, मेरा ख्याल है कि लीगल जो कोर्स ऑफ लॉ है, अगर ये अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो तो आपको उसका राइट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, देना पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके जो एविडेंस हैं इस वक्त तक वो इतने सफिशिएंट हैं कि इसको छोड़ना जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। और मौजूदा हुकूमत जो है, मतलब उसके लिए हमें एक पैग चाहिए होगा किसी इंटरनेट आईसीजे के डिसीजन का, या कोई इस तरह का कोई एक पैग चाहिए होगा। अगर उसको छोड़ना है तो हमें कुछ जस्टिफिकेशन कि जनाब वो आईसीजे ने ये फैसला दे दिया था। अपना चौधरी ज़हीर साहब, ये एक साहब की स्टोरी हमने 5वीं पुश्त की जो हमारी जंग लड़ रही है कुवत, उसने भी छोड़ी थी, और वो कर्नल साहब नेपाल में जाके डिसअपियर हो गए थे। पिछले दिनों फिर उसका फॉलोअप छोड़ा गया कि जी उनको इंडिया ने कत्ल कर दिया है, तो हम कुलभूषण यादव को क्यों छोड़ें। ये भी एक जंग जो है जारी है। मुझे नहीं पता वो कर्नल साहब नेपाल में क्या करने गए थे। फिर उनके बेटे का और वो बेगम का कोई इंटरव्यू भी चलवाया गया, और वो सारा कुछ करने के बाद फिर उस स्टोरी को बंद कर दिया गया। अगर वाकई ये इशू है तो हमने प्रॉपरली क्यों नहीं उठाया, और हमने कुलभूषण यादव वाले इशू के ऊपर उस वक्त की हुकूमत को ज़ेरे दबाव लाने के लिए ये सारी हमाकतें की, सिंगल ट्रैक हमने प्रोपेगेंडा किया। रिजवान साहब, कुलभूषण यादव जो है मेरा मतलब उसका पकड़ा जाना हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। लेकिन अभी आप लोग बात कर रहे थे कि हम हमेशा इसको मिस हैंडल कर दिया, जैसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको हम मिस हैंडल कर देते हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से अभिनंदन को पकड़ा, वो हमारी पाक फौज की बड़ी बहादुरी थी। फिर रेमंड डेविस को पकड़ा, हमारे जो अदारे हैं उनकी बहुत बड़ी बहादुरी थी। फिर जिस तरीके से अभिनंदन को प्रोटोकॉल के तहत हमने इंडिया के हवाले किया, और रेमंड डेविस को हमने अदालत में से बड़े बाइज्जत तरीके से बरी करके अमेरिका भेजा, और इसी तरीके से अगर हम कुलभूषण यादव को भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसला सिर्फ देखने का ये है कि इससे गेन क्या करते हैं। अगर तो ये मुल्की सतह के ऊपर ये कन्विंस हो चुके हैं कि कुलभूषण यादव को छोड़ने के बाद हिंदुस्तान के साथ कोई मामलात किसी लेवल के ऊपर तय होते हैं, तो कुलभूषण यादव में से आपने क्या निकालना है। ये अभी उस स्ट्रेटजी को देखना पड़ना है फॉरेन ऑफिस, और क्योंकि पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी बनती है उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है, और ये यूनानिमस फैसला होगा। बाकी आईसीजे वगैरह के जो मामलात हैं वो कानूनी पेचीदगी हैं, वो एक अपने लेवल के ऊपर वो चलते रहेंगे। बट ओवरऑल एक स्ट्रेटजी होगी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की कि इसको लेकिन किस तरीके से इसका डिस्पोजल क्या करना है। चौधरी साहब, कुछ दिनों से सिंगल पेज का एक पेज का जिक्र नहीं हो रहा, वो लगता है कि पाट गया है या गवाच गया है। तो इसलिए कुलभूषण जो है उसकी निजात तो मुझे मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि सिंगल पेज जिसके ऊपर सारी कुव्वतें थी वो गवाच गया लगता है। तो आप तो बड़ी मुश्किलात की निशानदेही फरमा रहे हैं कुलभूषण के लिए। मेरा ख्याल है कोई ऐसा इसको कोई इतना सीरियस नहीं, बड़ा काफी पुराना हो गया जी। जो उससे गेन करना था गेन लिया। अभी तो अच्छी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि नेगोशिएट आप कितना बेहतर कर सकते हैं। दूसरा सवाल रिजवान साहब आपने पूछा था, वो जो कर्नल गए थे इंटरव्यू के लिए और ट्रैप हो गए थे रॉ के हाथों, उसके बारे में कंट्रोवर्शियल्स हैं। पहले शुरू में आया कि उनको शायद प्रोबेबली मार दिया गया, फिर बाद में कुछ ये भी कुछ खबरें आई थी कि वो रिलीज हो चुके हैं और पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अभी ये डिपेंड करता है, अभी इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की अभी ये अहलियत है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। और